सबको स्क्रीन और वॉइस क्लियर है? यस लिखो एक बार। जिसको क्लियर नहीं है वो रीज्वाइन करे मीटिंग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने लास्ट क्वेश्चन किया था 37 स्ट्रेट लाइंस वाला। जो भी क्लास ना मेरे से पहले छोड़ेगा उसकी एब्सेंट लगेगी आज से। मैंने कल भी लिखा था। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ 10:30 पे छोड़ रहे हैं, कुछ 10:15 पे छोड़ रहे हैं, कुछ तो अब से मैं 10:30 तक पहले तो प्रेजेंट कर देता था। अभी कोई अगर मैं 10:40 जो भी अपनी क्लास होती है 11 o'clock तक होती है ना, 10:45 से पहले अगर कोई भी क्लास छोड़ेगा तो उसकी एब्सेंट लगेगी। और सिमिलरली अगर आप 9:45 से लेट ज्वाइन कर रहे हो तब भी एब्सेंट लगेगी। तो कोशिश करें आप टाइम पे आएँ और टाइम पे जाएं। ठीक है, तो प्रॉब्लम 82 हो गया। प्रॉब्लम 83 करते हैं। कुछ प्रॉब्लम है, फिर हमें और थ्योरी पढ़नी है इसकी। ठीक है, तो ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम हम कर रहे थे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरे पास, देयर आर n कंकरेंट लाइंस। रफ कॉपी रखें अपने पास। देयर आर n concurrent lines and another line parallel to one of them. The number of different triangles that can be formed by the n+1 lines is। ठीक है भाई, ट्राई करो और बताओ आंसर। एन कंकरेंट लाइंस का क्या मतलब हुआ, मैं एक बार डायग्राम बनाता हूँ। एन कंकरेंट लाइंस का मतलब हुआ कि भाई हमारी जो लाइंस है कुछ ऐसी हैं जो कि एक ही पॉइंट पर, कंकरेंट का मतलब होता है एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना। ठीक है, तो ऐसी कुछ लाइंस हैं, ऐसी मान लेते हैं कुछ हमारे पास एन कंकरेंट लाइंस हैं। ठीक है, और से एक लाइन कुछ ऐसी है। देयर आर एन कंकरेंट लाइंस टू एंड अनदर लाइन पैरेलल टू वन ऑफ देम। अब एक लाइन जो है वो इनके, मान लो ये जैसे ये मान लेते हैं L1 है हमारी, तो एक लाइन है वो इसके पैरेलल है ऐसे। ठीक है, टोटल कितनी लाइंस है हमारे पास, एन ही ध्यान रखना है। एंड अनदर लाइन पैरेलल टू वन ऑफ देम, और एक लाइन और है जो इसके पैरेलल है। तो टोटल n+1 लाइंस हो गई अब हमारे पास। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद n+1 लाइंस। तो बताओ भाई। चैट बॉक्स में आंसर लिखो इसका।
नमन तुम बताओ कैसे किया तुमने? जैसे ये हमारे पास जो ये वाली टोटल लाइंस है ना जो इधर बैठी हुई है, ये n-1 लाइंस हैं, ठीक है। एक इसको L1 मान लेते हैं और L2 L1 के पैरेलल है। तो हाँ भाई, नमन नमन आप बताइए कैसे किया आपने? माइक है तो आपके पास। प्रियांशु गोयल तुम बताओ। सर n-1 p/2 इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल। तो सर सोल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 2। दोबारा क्या बोला तुमने, समझ नहीं आया मुझे। नमन दोबारा बोलो। और किसका आया n-1 c2? अवनी का भी आ गया। देखो मैं बताता हूँ, चलो। अब क्या है, हमारे को ना ट्रायंगल बनाने हैं। तो अगर आप ट्रायंगल देखोगे तो ट्रायंगल बन कैसे रहे हैं, उन सब ट्रायंगल में ये वाला पॉइंट तो कॉमन ही है, पॉइंट पी मान लेते हैं इसको। ये पॉइंट पी तो कॉमन ही है, तो इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक ट्रायंगल आपको कैसे बनेगा, जैसे ये 3 पॉइंट से बन गया। फिर ये वाला, ये मान लो जैसे इसको मान लेते हैं ऐसे T1 T2 T3 ऐसे करते करते T4, ऐसे करते करते कितने पॉइंट आएंगे, n-1 लाइंस है ना, तो Tn-1 पॉइंट्स आएंगे। तो एक ट्रायंगल आपका बनेगा PT1 T2। T1 T2 T3 से तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो एक ट्रायंगल क्या बनेगा, T1 T2 से बनेगा, एक T1 T3 से, T1 T4 से। तो ऐसे आपको समझ आ रहा है, ये n-1 में से दो दो के ग्रुप बना लो, उतने ट्रायंगल्स बन जाएंगे। तो बहुत इजी था ये तो, n-1 c2 इसका आंसर आएगा, n-1 इंटू n-2/2। क्लियरली देखने भी समझ आ रहा है ना, इसमें ट्रायंगल में तो एक पॉइंट p तो हमेशा कॉमन ही रहेगा। n-1 c3 नहीं आएगा बेटा, क्योंकि p इज ऑलरेडी फिक्स्ड। ठीक है, समझ आ गया। या आप ऐसे सोच सकते हो कि n-1 लाइन में से दो दो लाइन उठाते रहो, तो वो L2 के साथ ट्रायंगल बनाती रहेंगी। n-1 लाइन में से कोई भी दो लाइन उठाओगे तो वो L2 के साथ ट्रायंगल बनाएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी इजी है। दिस साइड्स AB BC and CA of triangle ABC as small a, small b, small c interior points on them respectively. Then find the number of triangles that can be constructed using these interior points as vertices. करो भाई, ट्राई करो इसको। इजी सा क्वेश्चन है ये।
ये पता नहीं आप क्या लिख रहे हो। देखो इस क्वेश्चन में ऐसा है, ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल के ऊपर ए पॉइंट्स हैं, स्मॉल ए पॉइंट्स, उसने लिखा तो हुआ ए पॉइंट्स, तो इसके ऊपर ए पॉइंट्स हैं, ठीक है। बी सी के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, बी पॉइंट्स हैं, ये बी नंबर है बेटा, और ए सी के ऊपर सी पॉइंट्स हैं, ऐसे होंगे, मतलब हमें नहीं पता 1 है 2 है 3 है 4 है क्या है, ऐसा है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दीज इंटीरियर पॉइंट्स। अब ये जो इंटीरियर पॉइंट है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी को टच नहीं करना है, जो इंटीरियर पॉइंट्स है इनसे कितने ट्राइंगल बनेंगे वो ये पूछ रहा है। हाँ सिंपल। अब देखो आप क्या करो, टोटल ट्राइंगल निकालो, टोटल कितने पॉइंट है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी टोटल पॉइंट है, तो क्या बनेगा ए प्लस बी प्लस, देखो क्वेश्चन पढ़ो ना, पता नहीं ये 4 5 आंसर 11 कैसे आंसर आ रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ए बी साइड के ऊपर ए पॉइंट्स हैं, बी सी साइड के ऊपर बी पॉइंट्स हैं, सी ए साइड के ऊपर सी पॉइंट्स हैं, तो वो उसने बोला कि भाई अब ए पॉइंट्स कोलिनियर हो गए ना, आपके ए पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, स्मॉल ए पॉइंट्स, सिमिलरली स्मॉल बी पॉइंट्स भी कोलिनियर हो गए, स्मॉल सी पॉइंट्स भी कोलिनियर हो गए। अब आपको क्या करना है भाई, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने, तो टोटल पॉइंट्स कितने हुए, ए प्लस बी प्लस सी, उसके में से सी थ्री निकाल लो, इससे क्या बन जाएंगे, टोटल ट्राइंगल बन जाएंगे। बट इनमें से कौन से होंगे, जो ए सी थ्री वाले होंगे ये क्या होंगे, ये बनेंगे नहीं ट्राइंगल, क्योंकि ए में से अगर आपने ये 3 पॉइंट उठा लिए तो ट्राइंगल कहाँ बनाएंगे, वो तो लाइन बना देंगे। सिमिलरली माइनस बी सी थ्री करेंगे वो भी लाइन बना देंगे, माइनस सी सी थ्री करेंगे वो भी लाइन बना देंगे, तो ये माइनस करके आपको आंसर मिल जाएगा, तो दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 85, अभी अच्छा क्वेश्चन है। Straight lines are drawn by joining M points on a straight line to N points on another straight line. Then excluding the given point of intersection then excluding the given points, okay, sorry, excluding the given points, number of point of intersection of the lines drawn are. No two lines are parallel, ये given है, no two lines are parallel,
and no three lines are concurrent. एक बार सोचो क्या कह रहा है, फिर मैं बताता हूँ। इसका ना आप बस मुझे मतलब बता दो कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है वो, फिर उसके बाद हम सोच लेंगे। देखो चलो मैं बताता हूँ क्या कह रहा है। स्ट्रेट लाइन्स आर ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग m पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन टू n पॉइंट्स ऑन अनदर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देन एक्सक्लूडिंग द गिवन पॉइंट, then excluding the given point, point of intersection of lines drawn are। देखो तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई एक तो दो, कोई भी दो लाइन पैरेलल नहीं है, कोई भी तीन लाइंस एक जगह पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो कुछ सर्टेन गिवन लाइंस है हमारे पास, जैसे मान लेते हैं कि एक लाइन है मेरे पास ये L1 और एक लाइन है मेरे पास L2, ठीक है। तो ये दो ही लाइन है, ये खुद पैरेलल नहीं है। अब इसके ऊपर एक के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, m पॉइंट्स हैं, और एक के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, n पॉइंट्स हैं। Then excluding the given point and the number of point of intersection of the lines drawn are, इसका क्या मतलब हुआ। मान लो मैंने इसके ऊपर दो पॉइंट लिए, पहले क्वेश्चन समझते हैं। तो एक लाइन के ऊपर मैंने दो पॉइंट ले लिए, तो ये बेसिकली मेरे n पॉइंट्स हो गए, और एक के ऊपर m पॉइंट्स लेने, तो वो मान लेते हैं हमने तीन ले लिए, ठीक है। ऐसा, तो यहां तक की स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गई कि भाई एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर m पॉइंट्स हैं, दूसरी स्ट्रेट लाइन के ऊपर n पॉइंट है। देन एक्सक्लूडिंग द गिवन पॉइंट, अब ये 5 पॉइंट हमें नहीं गिनने। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस ड्रॉन आर, नो टू लाइंस आर पैरेलल, नो थ्री लाइंस आर कंकरेंट, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, अब नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखने हैं। तो अब जैसे मान लो अगर आप ज्वाइन करते हो, तो जैसे ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन कर दिया, ये सारे ज्वाइन कर दिया आपने, जितने भी पॉसिबल ज्वाइनिंग है वो आपने सारे कर दिए, हर किसी दो के, ठीक है। तो कोई भी तीन लाइन कंकरेंट कहने का मतलब क्या है कि भाई बीच में अब ऐसा नहीं होगा कि किसी एक पॉइंट पे तीन लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी। यहाँ वाले इस वाले पॉइंट पे तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जितने पॉइंट होंगे उतनी लाइन तो यहाँ से निकलेंगी ना। तो बीच वाले किसी पॉइंट पे ऐसा नहीं होगा कि आपकी तीनों लाइन कंकरेंट हो रही है, वो गड़बड़ हो जाएगा ना, वो फिर हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी लाइन आपस में पैरेलल भी नहीं है। और आपको अब ये पुराने वाले, ये जैसे मैं जो डार्क कर रहा हूँ, ये नहीं गिनने हैं। कौन से वाले गिनने हैं, नए वाले गिनने हैं। नए वाले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिनने हैं बेटा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में नए वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, देख रहे हो। एक तो ये हो गया फर्स्ट, एक ये हो गया सेकंड, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया एक, तो एक हो गया सेकंड, और एक हो गया थर्ड, ठीक है। अब ये बाहर की साइड में भी आएंगे। बाहर की साइड कैसे आएंगे, इसको आप एक्सटेंड करो ऐसे, लाइंस को एक्सटेंड भी तो करेंगे ना, बाहर की साइड भी आएंगे। ये यहाँ पे आ गया, और किसको, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन इधर को भी एक्सटेंड होगी, यहाँ को भी जाएगा, तो ऐसे जाएगा। तो कौन कौन सी लाइन थी, एक लाइन ये थी हमारे पास, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। एक लाइन ये थी, इसको एक्सटेंड कर दिया। एक लाइन ये थी, इसको एक्सटेंड कर दिया। ये वाली लाइन को भी एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। और ये वाली लाइन को भी एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो सारी लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब देखो बाहर कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं, एक तो ये मिल गया हमें,
इसको 4th बोल देते हैं, ठीक है। ये एक 5 मिल गया और एक हमें 6 मिल गया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि लाइंस पैरेलल नहीं है ना हमारे पास, तो वो इंटरसेक्ट तो करेंगी ही करेंगी। अब हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं, ये इस लाइन का और इस लाइन का आ रहा है ना, ये दो लाइन के कारण ये वाला इंटरसेक्शन आ रहा है। अब ये जो बाहर वाला इंटरसेक्शन है वो किन दो लाइंस के कारण आ रहा है, इस लाइन के कारण और इस लाइन के कारण आ रहा है। तो आप अगर देखेंगे ना तो ऐसा हो रहा है कि जो भी लाइंस बन रही हैं कुछ तो अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं और कुछ बाहर इंटरसेक्ट कर रही हैं। और एक और डायग्राम बना के देखोगे ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, जितने अंदर इंटरसेक्शन आएंगे उतने बाहर आएंगे। एक और केस ले लेते हैं, ऐसे एक और केस लेते हैं। तो मान लो ये मेरी लाइन L1 थी, उससे क्लियर हो जाता है ये ना, ये लाइन L2 थी। अब मैंने मान लो इधर ले लिए 2 पॉइंट और इधर भी 2 ले लेता हूँ, 4 लूंगा तो ज्यादा बनेगा, ठीक है, तो बेटर है 2 ही ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे जितनी भी लाइन बन सकती है वो सारी बना दो, पूरी एंड तक बनाते हैं। तो ये 2 लाइन तो ये हो गई हमारे पास, ठीक है, 2 लाइन हमारे पास ये वाली हो गई, और कोई बनेगी नहीं, बड़ा सिंपल है। तो इसमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अंदर आ रहा है और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बाहर आ रहा है। सिमिलरली इसमें कितने हुए, 3 अंदर आए 3 बाहर आए, ठीक है। उसके नेक्स्ट वाले में क्या होगा, जो भी बनेगा मतलब जितने भी अंदर आएंगे उतने ही बाहर आएंगे। तो आप एक केस और लेके देख सकते हो 3-3 वाला, अगर आप देखना चाहते हो तो सेम ही आएगा जैसा मैं बता रहा हूँ, जितने अंदर आएंगे उतने ही हमारे बाहर आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि भाई अब निकालना कैसे है। अब हो गया ये तो भाई हमने सिंपल से केस बना लिया, उससे हमें थोड़ा सा आइडिया लग रहा है। अब निकालना कैसे है, देखो जो अंदर वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये निकालना आसान है, तो उसको इंटू 2 करेंगे तो आपको बाहर वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। तो अंदर वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए अगर मैं देखूं तो जैसे मैं वो डायग्राम दोबारा से बना रहा हूँ, देखना अब मैं ना, मैं जैसे कंस्ट्रक्ट करूंगा ना उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैंने ऊपर कितने पॉइंट लिए थे, 2 पॉइंट, तो ये मैंने 2 पॉइंट ले लिए और ये मैंने 3 पॉइंट ले लिए, ठीक है। तो अब मेरे को इनके अंदर वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं सब लाइंस को ज्वाइन करके। तो ये जो बाउंड्रीज हैं वो पहले मैंने बना दी है ना, ठीक है। अब देखना एक बार, अब मैंने क्या किया, जैसे ये वाली एक लाइन बनाई अभी अभी, और एक लाइन मैंने ये वाली बनाई, ठीक है। फिर इसका एक डायगोनल बनाया और इसका एक डायगोनल बनाया, तो ये मेरे को एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। तो अब ये वाला देखो, ये एक क्वाड्रिलेटरल सा बन रहा है, इसका एक डायगोनल बनाया और इसका एक डायगोनल बना ही हुआ है, तो ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। ये थर्ड एक क्वाड्रिलेटरल बना, इसका एक डायगोनल बना, इसका एक डायगोनल बनाया, ये थर्ड आ गया, तो 3 आ गए। समझ आ रहा है कैसे हो रहा है ये, इस पे कितने पॉइंट्स थे, 2 पॉइंट्स थे, इस पे कितने पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट थे। तो मेरे को क्या करना है, अगर मेरे को अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं जो फिगर के अंदर बन रहे हैं, तो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है क्योंकि वो उसके डायगोनल्स का इंटरसेक्शन है। क्लियरली पता चला ना मैंने कैसे क्वाड्रिलेटरल्स बनाए। तो आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, उसके अंदर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, दूसरा क्वाड्रिलेटरल बनाओगे उसके अंदर दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, समझ रहे हो, सेम उसी वे में। तो अब क्वाड्रिलेटरल कैसे बनेगा, इस लाइन के ऊपर से कोई भी 2 पॉइंट उठा लो 2C2, इस लाइन के ऊपर से कोई भी 2 पॉइंट उठा लो 3C2, उतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। कितने बन रहे हैं, 1 into 3, 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, 3 पॉइंट्स इनसाइड। आउटसाइड में भी कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब समझ आ गया क्या आंसर आना चाहिए, NC2 into MC2। n उस लाइन के ऊपर n पॉइंट है, उनमें कोई भी 2 उठा लो, m में से कोई भी 2 पॉइंट उठा लो, इनटू क्या कर दो, 2 कर दो, सो दिस इज द आंसर। देखो भाई किसी को नहीं समझ आया तो बताओ। देखो मैं एक बार और बता देता हूँ, हो क्या रहा था, जो हमारा प्रॉब्लम था ये था कि भाई एक लाइन के ऊपर कुछ पॉइंट है, दूसरी लाइन के ऊपर कुछ पॉइंट है,
ठीक है, तो आपको वो वाले पॉइंट नहीं गिनने हैं जो उस लाइन के ऊपर गिवन पॉइंट्स हैं, और जो गिवन लाइंस हैं, 2 लाइंस हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी गिनना है। अब जो आपके पॉइंट्स गिवन है उनसे लाइंस बनाओ और उनके कारण कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने हैं वो निकालने हैं हमें। तो हमने क्या किया, उनको लाइंस को ज्वाइन करके देखा, फिर दोनों डायग्राम बनाए कि जितने अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं उतने ही बाहर आ रहे हैं। फिर अंदर वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने कैसे निकाले, अंदर वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने देखा कि भाई एक कोऑर्डिनेटर के अंदर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो आप ये देख लो कितने कोऑर्डिनेटर बन रहे हैं। तो अब इस लाइन के ऊपर जैसे 2 पॉइंट थे ए और बी, और इस लाइन के ऊपर मान लो 3 पॉइंट है सी डी ई, तो कोऑर्डिनेटर कितने बनेंगे, एक बनेगा ए बी सी डी, एक बनेगा ए बी ई डी, एक बनेगा ए बी डी सी, एक बनेगा ए बी ई डी, और एक बनेगा ए सी ई भी जो बड़ा वाला है। तो 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, तो हमने कोऑर्डिनेटर बनाए। कोऑर्डिनेटर कैसे बनाएंगे, एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट उठाओ, दूसरी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट उठाओ, उतने कोऑर्डिनेटर बन जाएंगे। इंटू 1 करेंगे अंदर वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, इंटू 2 करेंगे ताकि हम अंदर और बाहर दोनों के ले सकें। तो इसलिए आंसर आ गया NC2 इंटू MC2 इंटू 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा 85। जिसको नहीं समझ आया वो क्या करे कि बना के देखे खुद से, कोई और एग्जांपल ले लो, 3 4 का लेके देखो, पूरा अच्छे से डायग्राम बना के देखो, आपको आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम 86। There are 3 coplanar parallel lines if any p points are taken on each of the lines, the maximum number of triangles with vertices on these points is, there are 3 coplanar parallel lines। coplanar का मतलब होता है एक ही प्लेन में। जैसे अगर आप ये टैबलेट का सरफेस लोगे तो इसी प्लेन पे तीनों लाइंस हैं, ठीक है। नॉन कोप्लेनर कैसी हो सकती हैं, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जैसे एक वेक्टर ए वेक्टर है और एक वेक्टर बी वेक्टर है, तो 2 वेक्टर जैसे हमेशा कोप्लेनर होते हैं, इनके थ्रू आप एक प्लेन पास करा सकते हो। तो ए क्रॉस बी अगर आप बनाओगे वो आउट ऑफ द प्लेन आएगा, राइट हैंड रूल से डिसाइड करते हैं ना, इधर से इधर को जाते हैं। तो अब ये तीनों जो है ये नॉन कोप्लेनर है, क्योंकि ए क्रॉस बी जो होगा वो आप या लेफ्ट हैंड रूल से देखते होगे, जैसे भी आप देखते हो, मतलब आपको भी पता होगा ए बी और ए क्रॉस बी जो है ये तीनों एक प्लेन में नहीं आएंगे। तो ए क्रॉस बी करने पर ए से क्रॉस बी करने पर वो ए क्रॉस बी जो वेक्टर बनेगा वो आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा। तो ये तीनों एक प्लेन पे नहीं है, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन कोप्लेनर। तो कोप्लेनर कहने का मतलब है तीनों जो लाइंस हैं वो एक ही प्लेन में हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जैसे पैरेलल लाइंस हैं, सॉरी, देयर आर 3 कोप्लेनर पैरेलल लाइंस, तो हमने ये मान लिया कि भाई 3 कोप्लेनर पैरेलल लाइंस है हमारे पास, L1 L2 L3। अब इफ P पॉइंट्स आर टेकन ऑन ईच ऑफ दीज लाइन, तो अब इन सब के ऊपर P पॉइंट्स हैं, तो जैसे मान लो ये कुछ P पॉइंट्स हैं, ये कुछ P पॉइंट्स हैं, ऐसे इधर भी कुछ P पॉइंट्स हैं। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विद वर्टिसेस ऑन दीज पॉइंट्स, तो अब हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल निकालने हैं विद वर्टिसेस ऑन दीज पॉइंट्स, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आपके पास कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, बेसिकली ये निकालना है। तो बड़े आसान है, सेम वैसे क्वेश्चन जैसे ट्राइंगल में किया था। 3P टोटल है, 3PC3 माइनस एक लाइन पे कितने बन जाएंगे, PC3 बन जाएंगे, जो कि लाइन बना रहे हैं, ट्राइंगल तो बना ही नहीं रहे, माइनस PC3। सो दिस इज द आंसर। समझ आ गया, देखो एक बार सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 जी का प्रॉब्लम है। देखो ये खुद से करना एक बार ट्राई, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वैल्यू निकालनी है इसकी, ठीक है, जैसे 100 आएगी, 102 आएगी, ऐसे करके।
5 straight lines and 4 circles. The maximum number of point of intersection of 5 straight lines and 4 circles. तो भी ट्राई करो जल्दी से. एटीन सही नहीं है बेटा. और थोड़ा सोचो. अभी तक किसी का भी सही नहीं है अभी तक. $62 इज द राइट आंसर. अवनी का आ गया, कृतिका का भी आ गया. अंजलि का भी आ गया. चलो देखो मैं बताता हूँ. देखो एक चीज और आप लोग को क्या सीखनी है मैथ्स में कि जल्दबाजी नहीं करनी है उसमें ना. पूरा सोच लो क्वेश्चन को. जैसे कुछ बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि सर मेरे ना मार्क्स नहीं आ रहे पेपर में भी नहीं आ रहे, क्योंकि ना आप कई बार जल्दबाजी कर देते हो, कुछ ना कुछ मिस कर देते हो उसमें. तो वो नहीं करना है आपको. फिर ठीक है, फिर अब जब आपको आंसर पता चल जाएगा तो हर कोई निकाल लेगा. अब जब मैं आपको बता दूंगा ना कि ये आंसर है तो आप फिर तो सब बच्चे निकाल लेंगे. वो वाली बात नहीं है. वो फिर आपको सिखाएगी नहीं. आपको कैसे सीखना है कि भाई जब आप कर रहे हो चाहे स्लो करो, उस टाइम पे टाइम ज्यादा ले लो, बट पहले अटेम्प्ट में ही क्वेश्चन सही करना बहुत जरूरी है. तो जिन बच्चों का पेपर में मार्क्स कम आते हैं तो उसका एक ये रीजन भी होता है कि जैसे 10th में क्या होता है, थोड़ा सा किया क्वेश्चन सॉल्व हो गया. यहाँ पर ऐसा नहीं होगा ना. यहाँ पे आप कुछ ना कुछ केस मिस कर सकते हो. तो वो केस मिस अगर आपने वो नहीं सोचा तो बस आपको क्वेश्चन गलत है. 0 मिलेंगे या -1 मिलेंगे आपको एग्जाम में. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि उसको पूरा सोचो और पहले अटेम्प्ट में पूरा सही करने की कोशिश करो. अब जैसे 5 स्टेट, अब क्या है क्वेश्चन, क्या है कि भाई मेरे को मैक्सिमम निकालना है. मतलब मैं ये ऐसा नहीं करूंगा कि 3 लाइन को कंकरेंट कर दूं. मैं चाहूंगा सबके सब अलग अलग इंटरसेक्ट करें. तो 5 स्ट्रेट लाइंस के मैक्सिमम इंटरसेक्शन कितने होंगे? 5C2. 2 स्ट्रेट लाइन एक इंटरसेक्शन देते हैं तो स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन मैक्सिमम कितने होंगे? 5C2. तो 2 एक देते हैं ना, तो ऐसे लिख देता हूँ, चलो तो ज्यादा समझ आएगा. 5C2 इंटू 1, मतलब 5 में से दो लाइन को चूज करो और इंटू 1 कर दो. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आते हैं. फिर अब क्या होगा कि भाई सर्कल्स भी हैं. अब जैसे 2 सर्कल आपस में कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं? 2 पॉइंट पे. तो सर्कल्स के मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे? 4 सर्कल्स है ना हमारे पास. तो 4C2, 4 में से कोई भी 2 सर्कल सिलेक्ट करो, इंटू 2 कर दो. और ये मान लो कि सब अलग अलग ही इंटरसेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि सेम जगह होगी तो कम हो जाएंगे ना, हमें तो मैक्सिमम निकालना है. तो 4C2 इंटू 2 कितना आएगा? 12. ये हो गया सर्कल्स का. अब स्ट्रेट लाइन और सर्कल भी तो इंटरसेक्ट करेंगे. तो अब कुछ केसेस आएंगे जिसमें स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं.
उस केस में कितना होगा, एक स्ट्रेट लाइन और एक सर्कल मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, 2 पॉइंट पे। तो एक स्ट्रेट लाइन को सिलेक्ट कर ले, एक सर्कल को सिलेक्ट कर ले और 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले ले, 40 हो गया। तो इन सब का सम 62। अब बताओ भाई किसको नहीं समझ आया। ये होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं क्वेश्चन। इसका आंसर इन टर्म्स ऑफ एन आएगा। लेट एफ ऑफ एन बी द नंबर ऑफ रीजन्स in which n coplanar, coplanar का मतलब होता है in the same plane, circles can divide the plane if it is known that each pair of circle intersect, साथ साथ में लिख लीजिए आप, in 2 different points and no 3 of them have common point of intersection. तो इसका मतलब क्वेश्चन का क्या मतलब है कि जैसे मान लो अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं तो मेरे पास कितने रीजन्स, ये प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अगर मैं 2 सर्कल बनाता हूं, ठीक है, तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एक बाहर वाला हो गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ऐसे अगर n सर्कल्स बनाएंगे तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये हमें निकालना है। इस टाइप का प्रॉब्लम हमने लाइन के केस में भी तो किया था ना, जो 1 प्लस समेशन n आता है जिसका आंसर, तो वो आपको एफ ऑफ एन निकालना है। और ये बोला हुआ है कि भाई कोई भी 2 सर्कल जो है वो हमेशा 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे, कोई भी 3 सर्कल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस होंगे बेसिकली। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये आपको घर पे कर लेना है, इसका आंसर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या टीम पे मैसेज कर सकते हो, कल मैं एक बार डिस्कस कर लूंगा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, इसको शॉर्टकट में पाई भी बोलते हैं। ये वाला पाई और वो वाला पाई डिफरेंट है। वो वाला पाई जो हम नॉर्मल पढ़ते हैं वो 3.14 होता है, इसको शॉर्टकट में पाई बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन को। कुछ नहीं है, इसका थोड़ा बहुत मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये जैसे हमने डी मॉर्गन लॉ पढ़ा था एक, तो उसी का यूज है इसमें। ठीक है, तो अभी देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस बताऊंगा। तो होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको सेट थ्योरी के बारे में दोबारा से बता देता हूँ। मान लो अगर मेरे पास 2 सेट हैं, ए और बी, तो जब मैं स्मॉल ए लिखता हूँ, स्मॉल ए लिखने का मतलब है ऐसा पार्ट जो ए के अंदर तो है बट बी के अंदर नहीं है। ऐसा पार्ट सर्कल का जो ए के अंदर है, सेट का मतलब सेट का ऐसा पार्ट जो ए के अंदर है बट बी के अंदर नहीं है, तो ये वाला पार्ट है। ठीक है, अच्छा अगर मैं स्मॉल बी लिखता हूँ तो वो ये वाला पार्ट है जो बी के अंदर है बट ए के अंदर नहीं है। सी जो है वो ऐसा कॉमन पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये मेरा सी है। ठीक है, और जो डी है वो हमारा बाहर वाला पार्ट है, डी इन सबके बाहर वाला पार्ट है। ऐसे 3 सेट्स में भी होगा, 4 सेट्स में भी हो सकता है, 5 सेट्स में भी हो सकता है, अकॉर्डिंगली हम ऐसा डिफाइन करते हैं।
ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मुझे ये बताओ कि n ऑफ a यूनियन b, तो a यूनियन b का मतलब होता है a और b की सारी वैल्यूज को ले लो, तो वो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी के बराबर। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूँ n ऑफ a इंटरसेक्शन b बताओ, तो वो आपके पास c के बराबर आ जाएगा। अगर मैं आपको बोलूंगा n ऑफ a बताओ, तो वो आपके पास a प्लस सी आ जाएगा। n ऑफ b बताओ, मतलब b सेट के अंदर क्या क्या है, b भी है और c भी है, तो b प्लस सी आएगा। सेट के अंदर हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद मान लो मैं बोलता हूँ n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट्री बताओ। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जो भी आपका सेट गिवन है उसको टोटल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर दो, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो जैसे n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब हो जाएगा, इसको हम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं a के बाहर, मतलब a के बाहर क्या क्या चीजें हैं, a के बाहर कौन कौन है, b और d है, तो b प्लस डी आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ n ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब हो जाएगा, b के बाहर, तो b के बाहर देखोगे तो कौन सा पार्ट आ रहा है, a और d आ रहा है, तो a प्लस डी आ जाएगा। समझ रहे हो? अब जैसे मान लो मैं बोलता हूँ आपको n ऑफ, अगर आपको मैंने बोला n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट्री, इसका मतलब है a के बाहर एंड b के बाहर दोनों चाहिए मुझे। ठीक है, हमें n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है, a के बाहर एंड b के बाहर दोनों चाहिए, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। अच्छा, अब a के बाहर क्या होगा, a के बाहर हमारे पास आएगा b और d, ये वाला आ रहा था। b के बाहर क्या आ रहा है, a और d, तो इन दोनों का जो हम इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। a के बाहर एंड b के बाहर का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, d आ जाएगा ना, दोनों का इंटरसेक्शन। इतना समझ आ रहा है जो मैंने अभी तक बताया आपको? ठीक है, तो अब इसके कुछ फॉर्मूले भी रहते हैं, जैसे n ऑफ a यूनियन b का फॉर्मूला है n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये सेटिस्फाई करेगा। n ऑफ a यूनियन b का क्या फॉर्मूला बनेगा, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो देखो n ऑफ a हमारे पास किसके बराबर आएगा, n ऑफ a आएगा a प्लस सी, n ऑफ b किसके बराबर आएगा, b प्लस सी, a इंटरसेक्शन b कितना आएगा, c, है ना, तो क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड बन रही है a प्लस बी प्लस सी, और लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी a प्लस बी प्लस सी है ही, मैच कर रहा है। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, n ऑफ a यूनियन b इज n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये आगे ना प्रोबेबिलिटी वगैरह में बहुत काम आता है। ठीक है, अच्छा, अब एक डी मॉर्गन्स लॉ होता है वो देख देते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, a यूनियन b का जो होल कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो a कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट्री होता है। एक ये डी मॉर्गन्स लॉ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, पाई में मतलब इसी का यूज है, डी मॉर्गन्स लॉ का और इन फॉर्मूलों का। ठीक है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट्री इज ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री, एंड ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट्री इज ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो यूनियन को इंटरसेक्शन कर देता है, इंटरसेक्शन को यूनियन कर देता है, ऐसा ध्यान रखना है। अब इसको चेक कर लेते हैं, जैसे ए यूनियन बी हमारे को पता है क्या है, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी का कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री को डैश से भी लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। और आपने ये देखा हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री इज ऑल्सो डी, तो एकदम सही रूल है ये। ए इंटरसेक्शन बी क्या था हमारे पास, स्मॉल सी, उसको कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएगा, सी को छोड़ के, तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस डी। अब ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री, इन दोनों का यूनियन लोगे तो क्या होगा, यूनियन में क्या होता है, सारी चीजें कलेक्ट कर लो, बस रिपीट मत करो, तो यही आएगा ए प्लस बी प्लस डी। बताओ भाई, यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम एक्सटेंड करेंगे। अब जो पाई एक्चुअली में पाई क्या है वो मैं बताता हूँ। अब हमारे पास मान लो तीन सेट हैं।
ए बी सी, ठीक है। तो ये इसमें ये स्मॉल ए हो गया। स्मॉल ए का मतलब हो गया अकेला ऐसा पार्ट जो कैपिटल सेट ए के अंदर आ रहा है बट बी और सी में नहीं आ रहा है। बी सी डी ई एफ और ये जो बीच में है सबके जी और बाहर एच हो गया, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, अब देखना फॉर्मूला मैं जो लिख रहा हूँ, n ऑफ a यूनियन b यूनियन c। n का मतलब होता है कार्डिनलिटी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट a यूनियन b यूनियन c, तो उसको n लिखते हैं। तो n ऑफ a यूनियन b यूनियन c इज सेम एज n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c। देखो अब सुनना एक बार ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। a यूनियन b यूनियन c का क्या मतलब है, या तो a हो जाए या b हो जाए या c हो जाए, तो इसको हम ऐसे भी बोलते हैं एटलीस्ट वन आउट ऑफ a और b और c अकर्स, ठीक है। a यूनियन b यूनियन c का क्या मतलब है, या तो भाई ए हो जाए या बी हो जाए या सी हो जाए, इन तीनों में से कोई भी एक हो जाए। तो हम क्या करते हैं, पहले तीनों को करा लेते हैं। एन ऑफ ए आएगा, नहीं इंटरसेक्शन नहीं है बेटा, ए यूनियन बी यूनियन सी है, इंटरसेक्शन नहीं। अगर इंटरसेक्शन होता ना तीनों का तो वो जी आता, तो अभी इसमें यूनियन है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या मतलब आएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। इसमें हमने क्या किया, सबको ऐड कर लिया, बट जैसे आप सबको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। भाई आपको सबको लेना था एक बार, जैसे इसका आंसर आना चाहिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये आना चाहिए। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब सबको एक एक बार ले लो। तो a यूनियन बी यूनियन सी का क्या टर्म बनेगा, ये वाली जो टर्म है ये आपकी बननी चाहिए सबका सम, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी तक जाएगा, एच नहीं जाएगा क्योंकि एच तो इन सबके बाहर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया ये तो पता चल गया, अब मेरे को क्या चाहिए, मैंने एन ऑफ ए किया प्लस एन ऑफ बी किया प्लस एन ऑफ सी किया। इससे क्या होगा ना, जब एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी करोगे तो डी और जी और ई, डी जी ई जी और एफ जी ये बार बार आ जाएंगे, वो तो हमें एक बार चाहिए। फिर हमने क्या किया, उसमें से सब्ट्रैक्ट किया, दो के कॉम्बिनेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन है। ये करने से क्या होगा, वो कम हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर एक और ऐड होगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस टाइप से इसका फॉर्मूला बनता है। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, अभी मैं निकाल के भी दिखाता हूँ। समेशन ऑफ एन ऑफ ए, मतलब एन ऑफ ए के जितने भी टाइप के सेट होंगे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, माइनस समेशन ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस समेशन ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब निकालो इसको, इसको कैलकुलेट करते हैं। एन ऑफ ए कितना आएगा, देखो यहाँ से इस डायग्राम से देखो, एन ऑफ ए आएगा मेरे पास, यहाँ लिखता हूँ ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी, दिख रहा है डायग्राम। एन ऑफ ए में ये वाला जो सेट है, इस सेट के अंदर क्या क्या है, ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी प्लस एन ऑफ बी, एन ऑफ बी में क्या है, बी प्लस डी प्लस जी, बी प्लस जी प्लस डी प्लस एफ, ये एन ऑफ बी हो गया। एन ऑफ सी में क्या है, एन ऑफ सी में आ जाएगा ई प्लस जी प्लस एफ प्लस सी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी के बीच का इंटरसेक्शन, तो माइनस ऑफ डी माइनस जी। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में, तो माइनस जी माइनस एफ। सी इंटरसेक्शन ए, माइनस ई माइनस जी, समझ गए। ए इंटरसेक्शन बी में आ गया डी और जी, बी इंटरसेक्शन सी में आ गया जी और एफ, ए इंटरसेक्शन सी में आ गया ई और जी, ये तीनों माइनस कर दिए, ठीक है। प्लस क्या करना है, प्लस जी कर दो, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो एक ही बार आएगा, विच इज जी। अब ये वैल्यू निकाल के देखो, ये सेम वही आ रही है जो हम सोच रहे थे। तो देखो एक तो ए एक ही बार आ रहा है, ये पिक कर लिया हमने, बी भी एक ही बार आ रहा है और सी भी एक ही बार आ रहा है। अब देखो डी कितनी बार आ रहा है, एक डी, दो डी और एक डी आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एक बार डी आ गया। ई कितनी बार आ रहा है, एक ई, एक ही दो बार ही हो गया, एक ही यहाँ से कट गया तो एक बार ही ई आ रहा है। एफ कितनी बार आ रहा है, एक एफ, दो एफ, एक एफ कट गया तो एक ही बार एफ आ रहा है। जी एक बार एक बार एक बार, तो जी भी एक ही बार आ रहा है, नहीं जी एक बार नहीं आ रहा, सॉरी, एक बार एक बार एक बार, तीन बार और एक चार बार, माइनस तीन बार ही हो गया तो जी भी एक ही बार आ रहा है, ठीक है। तो हो गया, यही था ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस जी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ठीक है। अब समझ आया ये फॉर्मूला कैसे बना है। ऑल क्लियर करो, जिसको भी डाउट है मुझे बताओ। पहले तो फॉर्मूला समझ आना चाहिए तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे।
सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? किसी का मैसेज नहीं आ रहा, क्या कर रहे हो भाई? नहीं समझ आया? मेरे पास रिप्लाई नहीं आ रहा आप लोग का। अब आया है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब ये बताओ मुझे कि इसको याद रखने का ध्यान देना, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ एन ऑफ ए। अब ये ध्यान रखना है, ए ऐसे तीन बनेंगे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये 3C2 बनेंगे क्योंकि ए बी बनेगा, एक ए सी बनेगा, एक बी सी बनेगा, प्लस एन ऑफ ऑल्टरनेट साइंस आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। होता क्या ऑल्टरनेट क्यों आते हैं? जब आप पहली बार ऐड करोगे तो आपने ज्यादा एलिमेंट ले लिए, फिर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कम हो जाएंगे, वो तब तक बैलेंस नहीं बैठेगा जब तक आप सारी टर्म्स नहीं लिख देते हो, ठीक है। अब अच्छा ये बताओ ये क्या फॉर्मूला होगा? इसका बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा? ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। सेम ही आता है बेटा, इसमें इसमें इंटरसेक्शन ही आएगा हर जगह। देखो ना ऊपर भी हमने हर जगह इंटरसेक्शन ही तो लिखा है। अब इसमें क्या आएगा देखो, समेशन ऑफ एन ऑफ ए माइनस समेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस समेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस समेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अच्छा अब एन ऑफ ए में क्या बनेगा? इसको भी अगर पूरा लिखें, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ डी। ए इंटरसेक्शन बी के कितने पेयर आएंगे? 4C2, 6 पेयर आएंगे। तो आपके पास आएगा माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन डी, ऐसे करके जो भी बनेंगे, प्लस 4C3 पेयर्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, ऐसे करके जो भी पेयर बनेंगे, क्योंकि डी भी तो है ना हमारे पास, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन, ये बन ही आएगा 4C4 से, ठीक है। अब मेरे को लगता है सबको ये रूल तो समझ आ गया। इसी को पाई बोलते हैं, ये जो रिजल्ट है ना इसको पाई बोला जाता है। तो दिस इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन कहने का क्या मतलब हुआ कि भाई कुछ हमने इंक्लूड किया कुछ हमने एक्सक्लूड किया, तो इंक्लूड एक्सक्लूड इंक्लूड एक्सक्लूड करते करते हम फाइनली रिजल्ट पे पहुंच गए, इसीलिए इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। चलो क्वेश्चन करते हैं, आपको उससे भी और क्लियर हो जाएगा। तो हमारे अभी तक हो गए 88। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 89। देखना एक बार सब लोग। थ्री आइडेंटिकल ब्लू बॉल्स, आइडेंटिकल है ध्यान रखना, ठीक है। फोर आइडेंटिकल रेड बॉल्स एंड फाइव आइडेंटिकल
white balls are to be arranged in a row. Find the number of ways this can be done if all the balls with the same color do not form a single block. Three identical blue balls, four identical red balls, and five identical white balls are to be arranged in a row. Okay. Find the number of ways this can be done if all the balls with the same color do not form a single block. तो हमारे पास क्या है? तो तीन तो ब्लू बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं एंड 5 वाइट बॉल्स हैं. ये सारी आइडेंटिकल हैं. अब इनको एक रो में अरेंज करना है. फाइंड द नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन इफ ऑल द बॉल्स विद द सेम कलर डू नॉट फॉर्म अ सिंगल ब्लॉक. इसका मतलब क्या है? इनको एक रो में अरेंज करो और ऐसे वेज निकालो जिसमें सारी बॉल्स जो सेम कलर की हैं वो एक साथ ना आए. ऑल दी बॉल्स विद द सेम कलर डू नॉट फॉर्म अ सिंगल ब्लॉक. मतलब तीन ब्लू बॉल एक साथ नहीं आनी चाहिए. ऐसा हो सकता है दो ब्लू बॉल एक साथ आ जाएं, बट तीनों की तीनों एक साथ नहीं आनी चाहिए. ठीक है. ऐसे 4 रेड एक साथ नहीं आनी चाहिए, 5 वाइट एक साथ नहीं आनी चाहिए, 4 वाइट एक वाइट अलग बैठनी चाहिए उनके साथ. अच्छा, अब इसको करेंगे कैसे देखना आप ध्यान से. डी मॉर्गन लगेगा इसमें. ठीक है, पाई और डी मॉर्गन लगेंगे. तो मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी, सॉरी प्रोबेबिलिटी नहीं, नंबर ऑफ वेज. नंबर ऑफ वेज ऑफ 3b का कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन 4r का कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन 5w का कॉम्प्लीमेंट्री. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 3b का कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब हुआ तीन बॉल एक साथ आ रही है, मैंने उनका कॉम्प्लीमेंट्री ले लिया. तो जब तीन बॉल एक साथ नहीं आएंगी तो क्या होंगी? दो एक साथ आ सकती होंगी या सारी की सारी अलग पड़ी होंगी. तो मुझे क्या चाहिए? तीन ब्लू बॉल एक साथ नहीं चाहिए, तो 3b का कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया मैंने. ठीक है. 4r का कॉम्प्लीमेंट्री करने का क्या मतलब होगा कि 4 रेड भी एक साथ नहीं चाहिए, 5 वाइट भी एक साथ नहीं चाहिए, और तीनों का मैंने इंटरसेक्शन ले लिया. अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना एक बार सब लोग ध्यान से. n ऑफ 3b यूनियन 4r यूनियन 5 वाइट का होल कॉम्प्लीमेंट्री. ये यहाँ पे मैंने अब डी मॉर्गन लगा दिया. डी मॉर्गन जी ने क्या बताया था कि भाई ए यूनियन बी यूनियन सी का जो होल कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं. अब इसके बाद क्या आएगा? ये जो टर्म है ये किसके बराबर बनेगी? जब भी हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए जैसे n ऑफ x का कॉम्प्लीमेंट्री है तो उसको हम लिखते हैं n ऑफ टोटल माइनस n ऑफ x. तो ये टर्म मेरी बन जाएगी n ऑफ टोटल माइनस n ऑफ 3b यूनियन 4r यूनियन 5w. 3b यूनियन 4r यूनियन 5w. बताओ भाई, यहां तक समझ आ रहा है? पहले तो यहां तक बताओ, यहां तक समझ आएगी नहीं समझ आया, फिर मैं आंसर बताता हूँ. विधि सही नहीं है आपका. ठीक है. तो देखो हमें क्या करना था, तीन ब्लू बॉल एक साथ नहीं चाहिए थी, 4 रेड एक साथ नहीं चाहिए थी, 5 वाइट एक साथ नहीं चाहिए थी. उसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखने का मतलब हो गया एन ऑफ टी का मतलब है टोटल. टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट भी तो आएंगे ना उसमें से. जैसे आप जब ये करते थे इसमें टोटल सेट लेते थे ना, तो टोटल मतलब ये वाला सेट जो टी है या यूनिवर्सल भी बोलते हैं इसको, जो पूरा सेट होता है जिसमें आप जो भी अंडर कंसिडरेशन पूरा सेट होता है उसको. जैसे इसमें क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, सब बॉल्स अरेंज हो रही होंगी. उनमें से हम क्या करेंगे कि भाई 3b यूनियन 3b और 4r और 5w जब एक साथ होंगे वो सब हटा देंगे.
तो स्टेटमेंट का मतलब ये है। तो n ऑफ टोटल में मेरे पास क्या आएगा, टोटल 12 बॉल्स एंड 12 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, माइनस इसका क्या बनेगा, अब ये A यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला है, तो A यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला n ऑफ 3B प्लस n ऑफ 4R प्लस n ऑफ 5W, ये होगा। अच्छा इसके अंदर पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं पूरा। तो n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C माइनस फिर क्या आता है n ऑफ 3B इंटरसेक्शन 4R माइनस n ऑफ 3B इंटरसेक्शन 5W माइनस n ऑफ 4R इंटरसेक्शन 5W, ठीक है, प्लस n ऑफ 3B इंटरसेक्शन 4R इंटरसेक्शन 5W। तो ये बन जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल माइनस n ऑफ 3b का क्या मतलब हो गया, 3 ब्लू बॉल एक साथ होनी चाहिए, बाकी कुछ साथ रहे या नहीं रहे हमें फर्क नहीं पड़ रहा। अब 3 ब्लू बॉल एक साथ कैसे होंगी, तो आप 3 ब्लू ले लो और बाकी कितनी थी हमारे पास, 4 रेड थी और 5 वाइट थी ना, 4 रेड और 5 वाइट, तो टोटल कितने हो जाएंगे 5 4 9 और इसको एक डब्बे में मानना है तो 10, तो 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस 4 रेड को एक साथ करना है तो 3b 4 रेड को एक साथ कर दो, स्ट्रिंग में डाल दो 5w, तो 3b और 5w 8 और एक 9, तो 9 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, समझ रहे हो ना अरेंज, मतलब 4 बॉल एक साथ, 3b का क्या मतलब 3 बॉल 3 ब्लू बॉल एक साथ हैं, 4 रेड एक साथ हैं, 5w 5w में क्या करोगे 3b 4r 5w एक साथ कर दी, तो क्या बन जाएगा 7 और 1 8, 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये माइनस में आ गया, फिर ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस माइनस नेक्स्ट वाला प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले में क्या है 3b इंटरसेक्शन 4r, तो मतलब 3b एंड 4r एक साथ होने चाहिए, 3b एंड 4r एक साथ मतलब 3 ब्लू भी एक साथ रहने चाहिए 4r भी एक साथ रहने चाहिए, तो कितने हो गए 5 6 7, क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल प्लस ये माइनस माइनस प्लस कर देगा सबको, 3b और 5 वाइट एक साथ रहने चाहिए, तो इसमें कितना हो जाएगा 1 2 4 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे 4r और 5w, 4r और 5w एक साथ रहने चाहिए, तो इसमें कितने हो जाएंगे 1 2 5, 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, ये टर्म आ गई माइनस। अब क्या कह रहे हैं 3b इंटरसेक्शन 4r इंटरसेक्शन 5w सबके सब एक साथ रहने चाहिए, तो ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो ये इसका आंसर होगा। देख लो भाई नहीं समझ आया तो मैं रिपीट करता हूँ। देखो आपको मैंने पहले फॉर्मूला समझाया, पहले तो आपको फॉर्मूला समझ आना चाहिए, अब जब फॉर्मूला समझ आएगा तभी उसके आगे बढ़ पाओगे। अब आपको अगर ये नहीं समझ आ रहा है कि भाई ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, तब फिर आप इसका मतलब सुन ही नहीं रहे हो अच्छे से। भाई आपको पहले तो ये समझ आना चाहिए फॉर्मूला कैसे लिखा है, जब फॉर्मूला समझ आएगा उसके बाद फिर ये समझ आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या बताया था, ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या फॉर्मूला, ये लिखा हुआ है समेशन ऑफ एन ऑफ ए माइनस समेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस समेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था इसका। अब मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को चाहिए भाई 3 ब्लू बॉल एक साथ नहीं आनी चाहिए, क्वेश्चन में क्लियर हो रहा है 3 ब्लू बॉल एक साथ नहीं आनी चाहिए, 4 रेड एक साथ नहीं आनी चाहिए, 5 वाइट एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो मैंने क्या किया उसमें लिखा, अब ये डी मॉर्गन लगाया, डी मॉर्गन भी आपको बताया, तो वो क्या था कि होल का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, तो उसको लिखना पड़ेगा एन ऑफ टोटल माइनस एन ऑफ 3b यूनियन 4r यूनियन 5w। अब ये हो गया ना एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हुआ, ये तो मैं कह रहा हूँ ये फॉर्मूला लगेगा अब यहाँ से। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या फॉर्मूला है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस बाहर लगा हुआ है, तो अब एक एक करके निकाला। अब एन ऑफ 3b का क्या मतलब हुआ, 3 ब्लू बॉल एक साथ आएंगी, तो जब 3 ब्लू बॉल एक साथ आएंगी तो 4 रेड और 5 वाइट तो कहीं पे भी जा सकती हैं, तो ये कितने वे से अरेंज होंगी बताओ, टोटल 10 चीजें आपके पास, क्योंकि 3 रेड को तो आपने एक डब्बे में डाल दिया क्योंकि उनको एक साथ रखना है आपको, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल उस वजह से लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट हमने क्या बोला कि भाई 4 रेड एक साथ रहेंगी, अब जब 4 रेड एक साथ रहेंगी, 3 ब्लू थी सॉरी यहाँ पे ना, 3 ब्लू को एक साथ रखा था 4 रेड 5, अब जब 4 रेड एक साथ रहेंगी तो 3 ब्लू 5 वाइट आजाद रहेंगी और 4 रेड को हमने क्लोज कर दिया, एक डब्बे में डाल दिया, तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए 8 1 9 9 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 ब्लू और 5 वाइट आइडेंटिकल है, ऐसे करके हमने सब निकाला है।
अब देखो अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो बताओ। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के जैसा ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000 which are divisible by at least 2, 3 और 5। बी पार्ट है इसका, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000 which are not divisible by 2, 3 और 5। ठीक है, तो देखो करते हैं। तो जैसे ए पार्ट करना है तो उसमें हमें निकालना है विच आर डिविजिबल। तो मेरे को बेसिकली ये निकालना है एन ऑफ 2 यूनियन 3 यूनियन 5। 2 लिखने का मतलब है कि या तो 2 से डिविजिबल हो, या 3 से डिविजिबल हो, या 5 से डिविजिबल हो। समझ गए? तो इसके लिए अब आपको क्या चाहिए होगा, तो फॉर्मूला पता है आपको, एन ऑफ 2 प्लस एन ऑफ 3 प्लस एन ऑफ 5 माइनस एन ऑफ 2 इंटरसेक्शन 3 माइनस एन ऑफ 2 इंटरसेक्शन 5, तीनों प्राइम नंबर है, 3 इंटरसेक्शन 5 प्लस एन ऑफ 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 5। बस ये निकालना है आपको। अब टोटल नंबर है 1 से 1000, तो एन ऑफ 2 कितना हो जाएगा 500। क्लियर है तो सबको? एन ऑफ 3 कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो बस, उतने कितने नंबर होंगे, 2 से डिवाइड करोगे तो लास्ट में 1000 डिविजिबल है तो 500 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 333 आएगा, 5 से करोगे तो 5 निकालना है, वो आएगा 200। ठीक है, 2 इंटरसेक्शन 3 मतलब 6 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 6 1 जो 6 बचा 40, 6 6 36, 406। तो एन ऑफ 3 2 इंटरसेक्शन 5, 2 इंटरसेक्शन 5 मतलब 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो 100 आएंगे ऐसे। 3 इंटरसेक्शन 5 15 से डिविजिबल, तो 15 6 90, 15 6 90। ठीक है, अब निकालना है 2 3 5 से डिविजिबल, तो 2 3 5 का एलसीएम 30 हो गया, तो 30 से डिविजिबल कितने आ जाएंगे, 33। ठीक है, तो बस अब आंसर निकाल लो आप। तो आप वैल्यूज पुट करोगे, एन ऑफ 2 यूनियन 3 यूनियन 5 किसके बराबर आएगा, इन तीनों का सम, तो क्या 3 3 और 1033। ठीक है, माइनस इन तीनों का सम, तो आ जाएगा 6 6 12 13 332 प्लस 33। तो यार है मेरे पास 1066 माइनस 332, 734 इज द आंसर। ठीक है, अच्छा बी पार्ट में देखते हैं। बी पार्ट में उसने बोला है कि भाई नॉट डिविजिबल, मतलब 2 कॉम्प्लीमेंट्री 3 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन 5 कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब 2 से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए, 3 से भी नहीं होना चाहिए, 5 से भी नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 यूनियन 3 यूनियन 5 का होल कॉम्प्लीमेंट्री, तो आ जाएगा एन ऑफ टोटल माइनस एन ऑफ 2 यूनियन 3 यूनियन 5। तो टोटल तो हमारे पास 1000 नंबर्स हैं, माइनस 734, 266 आंसर आ जाएगा इसका। देखो भाई समझ आया नहीं समझ आया तो बताओ।
किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ permutations of alphabet ABC taken all together if neither BEG nor CAD pattern appear। इसका क्या मतलब हो गया कि बीईजी का पैटर्न जो है ना, बीईजी जो है वो आपस में स्वैप नहीं होगा। तो जो भी आप वर्ड बनाओगे उसमें बीईजी नहीं आना चाहिए, सीएडी नहीं आना चाहिए। जीई भी आ सकता है, ईजीबी भी आ सकता है, बट बीईजी नहीं आना चाहिए और सीएडी नहीं आना चाहिए। तो एक बार ट्राई करो, जिसका भी आंसर आ रहा है बताओ मुझे। सही है अंकित आपका। अबे पाई लगेगा भाई इसमें, बिना पाई के ये क्वेश्चन नहीं होंगे सॉल्व। अच्छा इसका क्या मतलब है, देखो हमें ही निकालना है कि भाई एक तो बीईजी नहीं आना चाहिए एंड सीएडी नहीं आना चाहिए, तो इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री। बीईजी कॉम्प्लीमेंट्री लिखने का मतलब है कि बीईजी नहीं आना चाहिए, सीएडी कॉम्प्लीमेंट्री लिखने का मतलब है कि सीएडी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आएगा, इसको हम लिख देंगे एन ऑफ बीईजी यूनियन सीएडी का होल कॉम्प्लीमेंट्री। डी मॉर्गन लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या आएगा, एन ऑफ टोटल माइनस एन ऑफ बीईजी यूनियन सीएडी। अच्छा, तो एन ऑफ टोटल कितना होगा, कितने अल्फाबेट है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल तो एन ऑफ टोटल हो गया। माइनस अब इसके यहाँ पे क्या करेंगे, एन ऑफ बीईजी प्लस एन ऑफ सीएडी माइनस एन ऑफ बीईजी इंटरसेक्शन सीएडी, ये लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल माइनस एन ऑफ बीईजी का मतलब है कि पैटर्न बीईजी ही रहना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि भाई आपने बीईजी को एक डब्बे में डाल दिया, ठीक है, तो और क्या बचा, ए सी डी एफ, ये बच गए। तो टोटल कितने डब्बे हो गए, अब हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट हो गए क्योंकि बीईजी को एक माना हुआ है। ठीक है, 5 फैक्टोरियल आ गया। अब ये जो 5 फैक्टोरियल है इसमें बीईजी इंटू 3 फैक्टोरियल नहीं करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, बीईजी का पैटर्न बीईजी की तरह ही चाहिए। सिमिलरली सीएडी में क्या होगा, सीएडी एक डब्बे में आ जाएगा, इसका पैटर्न स्वैप नहीं होगा, बीईजी और एफ आ जाएगा, तो इसमें भी 5 फैक्टोरियल आएगा।
अब नेक्स्ट है हमारे पास CAD और BEG दोनों एक साथ आ गए, तो इसमें -3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा 7 फैक्टोरियल -2 × 5 फैक्टोरियल +3 फैक्टोरियल। ठीक है, छवि का भी आ गया, खुशी का भी आ गया, विधि का भी आ गया। ठीक है, बाकी कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा क्या वैल्यू आती है। ठीक है, इतना समझ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे पाया ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, एक दो क्वेश्चन इसके बचे हैं, ये कल करके फिर हम इसके आगे डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले उस पे जाएंगे। तो आपके डाउट्स जो हैं कुछ बच्चों ने भेज दिए हैं, मैं देखता हूँ, अगर मेरे को टाइम मिलेगा मैं क्लास लूंगा, नहीं तो मैं आपको PDF सोल्यूशन बना के उसके भेज दूंगा कल तक। ठीक है, तो और भी जिसके भी डाउट्स आ रहे हैं, असाइनमेंट भी आपको लगाना है, ऐसा नहीं करना है कि बस पैकेज ही लगा रहे हो। कुछ बच्चे अकेले पैकेज लगा रहे हैं, कुछ बच्चे असाइनमेंट लगा रहे हैं, तो भाई दोनों चीजें लगानी है आपके लिए जरूरी है। तो अपना होमवर्क टाइमली करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। कुछ और प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो।